हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और एक बार फिर से आपका अपने प्लेटफॉर्म CHC कॉम्पिटिटिव हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और नई क्लास, एक और नया पेपर। जो पेपर हमारा 7 जुलाई को हुआ था 2021 में, और ये जो पेपर है ये हमारा सेकंड शिफ्ट का पेपर है, हिंदी फीमेल का पेपर, PGT का। तो चलिए इसके हम मेन पेपर को देख लेते हैं हिंदी के, और ये वीडियो भी आपको अच्छा लगेगा। पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर करना। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिएगा, यहाँ देखिए हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो डिसिप्लिन 1, यहाँ पर जो इस मतलब डिसिप्लिन चलेगा, और डिसिप्लिन के अंदर ही ये मैंने आपको बताया था कि वही इसमें डिसिप्लिन में डिवाइड होता है 20 क्वेश्चन। तो चलिए यहाँ पर भी हम देखेंगे अपना। वैसे तो ये डिसिप्लिन 1 है और इसका जो ग्रुप नंबर है यहाँ पर 6 है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 101 से स्टार्टिंग है हिंदी की, और पहला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की लिपि भारतीय संविधान में किसे स्वीकार किया गया है? हिंदी भाषा की लिपि भारतीय संविधान में किसे स्वीकार किया गया है? ब्राह्मी को, देवनागरी को, गुरुमुखी लिपि को, या फिर चंद्र लिपि को? तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा हमारा देवनागरी लिपि। सेकंड क्वेश्चन, हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम सभापति कौन थे? मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी, रामविलास शर्मा, धनपत राय? तो यहाँ मदन मोहन मालवीय हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया? तो रेखता किया, हिंदवी किया, या फिर हिंदुस्तानी या संस्कृत? तो यहाँ पर हिंदवी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामायण में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? संस्कृत, उर्दू, अपभ्रंश, या फिर पाली? तो यहाँ पर संस्कृत का प्रयोग किया गया है रामायण में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेम वाटिका के रचनाकार कौन है? मीरा, विद्यापति, रसखान, या फिर रत्नाकर? तो यहाँ पर रसखान हमारा सही आंसर होगा। प्रेम वाटिका के जो रचनाकार हैं वे रसखान जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुक्ल जी के अनुसार हमीर रासों के रचनाकार कौन है? शुक्ल जी के अनुसार हमीर रासों के रचनाकार पूछा गया है। तो हमारा यहाँ पर विद्याधर उज्ज्वल है ये, और सारंगधर रूपचंद? तो यहाँ पर क्या होगा? सारंगधर सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यापति ने किस भाषा में काव्य रचना की है? विद्यापति ने ब्रज भाषा, मैथिली भाषा, प्राकृत भाषा, या फिर राजस्थानी भाषा? तो मैथिली भाषा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीराबाई को किसकी शिष्या कहा जाता है? तो मीराबाई को धर्मदास की, तुलसीदास की, रैदास की, या फिर कबीरदास की? तो इनके गुरु का नाम रैदास था, ये रैदास की शिष्या हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी रचना जायसी की नहीं है? अखरावट, कहरनामा, चित्ररेखा, छिताई वार्ता? तो यहाँ पर अखरावट, कहरनामा और चित्ररेखा जायसी की रचना है, लेकिन छिताई वार्ता इनकी रचना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत भारती के रचयिता कौन है? भूषण, केशवदास, मैथिली शरण गुप्त, भिखारी दास? तो मैथिली शरण गुप्त हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसने कहा था कहानी किस वर्ष सरस्वती पत्रिका में छपी थी? 1915 में ये कहानी हमारी छपी थी। उसने कहा था किसकी कहानी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है, और 1915 में ये सरस्वती पत्रिका में छपती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी थी? ग्राम, गुंडा, साल्वती, या फिर मधुआ? तो यहाँ पर ग्राम कहानी जयशंकर प्रसाद जी की पहली कहानी थी। अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु जी की रचना का संग्रह किस नाम से जानते हैं? भारतेंदु जी की रचना के संग्रह को हम भारतेंदु दर्पण, भारतेंदु परसुन, या फिर भारतेंदु ग्रंथावली, भारतेंदु वाणी? तो भारतेंदु ग्रंथावली के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतेंदु की रचनाओं का संग्रह हो ही गया कि भारतेंदु ग्रंथावली इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह पंक्ति किस कवि की प्रशस्ति में कही गई है? तो कौन से कवि की प्रशस्ति में ये पंक्ति कही गई है, ये हमें बताना है। देख लीजिए पंक्ति को, एक सेकेंड बस। अब देखिएगा, चाह के रंग में भीजे हियो, चाह के रंग में भीजे हियो, बिछुरे मिले प्रीतम शांति न मानो? तो किसकी पंक्ति है आपको बताना है। देव की है, पद्माकर की है, आलम की है, या फिर घनानंद की? तो घनानंद हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
राम कैसो जस अद उरु गगन है, राम कैसो जस अद उरु गगन है किसकी पंक्ति है? सेनापति, मतीराम, अग्रदास या फिर तुलसीदास। तो सही जो आंसर होगा हमारा सेनापति होगा। सही आंसर हमारा सेनापति होगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। भावविलास किसकी रचना है? भावविलास किसकी रचना है? गणानंद बिहारी, देव, पद्माकर। तो भावविलास जो है हमारी देव की रचना है। सही आंसर देव होगा। भावविलास देव की रचना है। हिंदी का पहला नाटक किसे माना जाता है? हिंदी का पहला नाटक प्रबोध, चंद्रोदय, शकुंतला या फिर आनंद रघुनंदन या फिर देव माया प्रपंच। तो आनंद रघुनंदन हमारे हिंदी का पहला नाटक माना जाता है। हिंदी का पहला नाटक आनंद रघुनंदन को माना जाता है। चलिएगा आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। चोटी की पकड़ की विधा क्या है? चोटी की पकड़ की विधा कहानी है, उपन्यास है, संस्मरण है या फिर जीवनी है? तो उपन्यास है। चोटी की पकड़ क्या है? उपन्यास है। चोटी की पकड़ उपन्यास है। चलिएगा आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा उपन्यास पूरी तरह से किसान जीवन पर केंद्रित है? तो सेवा सदन, प्रेमाश्रय, कर्मभूमि या निर्मला। प्रेमाश्रय हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सितारे हिंद किसकी उपाधि थी? सितारे हिंद किसको कहा जाता था? राजा शिव प्रसाद सिंह, राजा लक्ष्मण सिंह, देवकीनंदन खत्री या फिर श्रीनिवास दास। तो राजा से जो सितारे हिंद कहते थे हम, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद इनको बोला जाता था। शिव प्रसाद सिंह को ये उपाधि मिली थी। यहाँ पर डिसिप्लिन 2 आ जाता है। इसमें भी हमें 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इतिहास तिमिर नाशक ग्रंथ के रचयिता कौन है? इतिहास भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट या फिर राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद या राजा लक्ष्मण सिंह। शिव प्रसाद सितारे हिंद यहाँ राइट आंसर होगा। इतिहास तिमिर नाशक ग्रंथ के रचयिता शिव प्रसाद सितारे हिंद है। तो जो सही आंसर है इसका 3 होगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सूर्यकांत त्रिपाठी के द्वारा रचित उपन्यास नहीं है? प्रभावती, निरुपमा, अलका है लेकिन पूर्ण प्रकाश इनका उपन्यास नहीं है। ठीक है, प्रभावती, निरुपमा, अलका ये हैं और ये इम्पोर्टेंट है। चलिएगा और पूर्ण प्रकाश इनका उपन्यास नहीं है। तो अगला जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। गिरती दीवारें किसका उपन्यास है? गिरती दीवारें उपेंद्र नाथ अस्क का है, धर्मवीर भारती, अमृतलाल नागर, नागार्जुन। तो यहाँ पर उपेंद्र नाथ अस्क का है गिरती दीवारें उपन्यास। सही आंसर उपेंद्र नाथ अस्क। हरिवंश राय बच्चन की रचना क्या भूलूं क्या याद करूं किस कोटि के अंतर्गत आती है? ये किस कोटि के अंतर्गत आती है? आत्मकथा है, यात्रा वृत्तांत है, इंटरव्यू है, रेखा चित्र। तो ये आत्मकथा है, आत्मकथा के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन। जॉर्ज पंचम की नाक कहानी के लेखक कौन है? जॉर्ज पंचम की नाक बताना है। कहानी के लेखक कमलेश्वर है, हरिकृष्ण प्रेमी है, भीष्म साहनी है या फिर अज्ञ है? तो कमलेश्वर यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार खड़ी बोली गद्य की पहली रचना कौन सी है? रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार खड़ी बोली गद्य की पहली रचना बताना है हमें। चंचन वर्णन की महिमा, गोरा बादल की कथा और कुतुब शतक या फिर भाषा योग वशिष्ठ। तो यहाँ पर चंचन वर्णन की महिमा हमारी जो है रामचंद्र शुक्ल जी ने इसको हिंदी खड़ी बोली की जो खड़ी बोली है उसकी पहली गद्य रचना माना है। किसने माना है? शुक्ल जी ने माना है। ठीक है, खड़ी बोली गद्य की पहली रचना चंचन वर्णन की महिमा, इसको माना शुक्ल जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कब हुई थी? हिंदी साहित्य सम्मेलन की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी, बताना है आपको, 1900 में, 1903 में, 1910 में या फिर 1890 में। तो 1910 में हुई थी हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना, 1910। अगला क्वेश्चन। गुलेरी जी की उसने कहा था कहानी का सार क्या है? उसने कहा था कहानी का सार बताना है। तो अमृतसर का जनजीवन है, युद्ध की आवश्यकता है या निस्वार्थ बलिदान है या फिर अपराध का मनोविज्ञान है? अपराध का मनोविज्ञान। तो यहाँ जो सही आंसर होगा हमारा निस्वार्थ बलिदान होगा। अगला क्वेश्चन है। नई कहानी वर्ग के कहानीकारों में निम्नलिखित में से किसका नाम नहीं आता है? मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर और किशोरीलाल गोस्वामी। तो किशोरीलाल गोस्वामी का नाम नहीं आता, बाकी इन तीनों का नाम आता है, कमलेश्वर का, राजेंद्र यादव का और मोहन राकेश का। ये नई कहानी के अंतर्गत इन तीनों के नाम आते हैं लेकिन किशोरीलाल गोस्वामी का नाम नहीं आता। चलिएगा आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित नाटकों में से कौन सा नाटक भारतेंदु जी के द्वारा लिखित नहीं है? भारत दुर्दशा, भारत सौभाग्य, नील देवी, अंधेरी नगरी। तो यहाँ पर भारत सौभाग्य इनका नाटक नहीं है, बाकी जो तीनों नाटक हैं भारत दुर्दशा, नील देवी और अंधेरी नगरी, वे इनके नाटक हैं भारतेंदु जी के। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
विष्णु प्रभाकर के रसोई घर में प्रजातंत्र नामक एकांकी में क्या है? विष्णु प्रभाकर के रसोई घर में प्रजातंत्र नामक एकांकी में क्या है? प्रजातंत्र नामक एकांकी में व्यंग है, शोभ है, उद्बोधन है या फिर निराशा है? तो यहाँ पर व्यंग है। जो विष्णु प्रभाकर जी की रसोई घर प्रजातंत्र नामक एकांकी है, इसकी विधा एकांकी है रसोई घर में प्रजातंत्र, तो इसमें क्या है? व्यंग है। अगला क्वेश्चन है अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार किस कविता की पंक्ति है अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार किस कविता की पंक्ति है? आंसू झरना, राम की शक्ति पूजा या फिर कामायनी? तो यहाँ पर राम की शक्ति पूजा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामचंद्रिका की रचना किसने की? रामचंद्रिका की रचना सुंदर ने, सुंदरदास है इनका नाम, केशवदास या फिर आपके सेनापति या मोहनलाल मिश्र? तो जो सही आंसर होगा वो केशवदास होगा। अगला क्वेश्चन, केशवदास जो हैं वो कवि होने के साथ क्या थे? केशवदास जी कवि होने के साथ क्या थे, ये हमें बताना है। कि गायक थे, आचार्य थे, संत थे, पाखंड विरोधी थे? तो वे क्या थे? हमारे आचार्य थे। आचार्य केशवदास उनके नाम को बोला जाता है, आचार्य केशवदास पूरा नाम बोलते हैं, तो वे आचार्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीर की भाषा कैसी थी? कबीर की भाषा हमें बताना है। अपभ्रंश थी, खड़ी बोली थी, सदुखड़ी या फिर अवधि? तो कबीर की जो भाषा थी वो सदुखड़ी थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, रामचरितमानस में कितने कांड या फिर अध्याय हैं? रामचरितमानस में 7 कांड है, यही सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिंतामणि किस काल के कवि थे? चिंतामणि बताना है, आधुनिक काल के, भक्ति काल के, रीति काल के या वीरगाथा काल के? तो रीति काल के कवि थे चिंतामणि। अगला क्वेश्चन है, सुदामा चरित्र किसके द्वारा रचित काव्य ग्रंथ है? सुदामा चरित्र किसके द्वारा रचित काव्य ग्रंथ है? देव का, मतीराम या फिर नरोत्तम दास या पद्माकर? तो ये जो काव्य है आपका सुदामा चरित्र, ये नरोत्तम दास जी का काव्य ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केशव ने एक आध्यात्मिक ग्रंथ लिखा, उसका क्या नाम था? रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, विज्ञान गीता? तो यहाँ विज्ञान गीता हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ये क्या कहते हैं? पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़ किसकी रचना है? ये किसकी पंक्तियाँ हैं? रसखान की है, रहीम की है, कबीर की है, तो मलुकदास की है। तो ये किसकी है भाई? कबीरदास जी की पंक्ति है। कबीरदास जी कहते थे अगर पहान को पूजने से, पत्थर को पूजने से हरि मिलते हैं, भगवान मिलते हैं, तो मैं पहाड़ को पूज लेता हूँ। ठीक है। अगला जो डिसिप्लिन आता है यहाँ पर, डिसिप्लिन नंबर 3 स्टार्ट होता है। अब इसमें भी हमें 20 क्वेश्चन देखने हैं। तो चलिए, आधुनिक काल के काव्य में जो कविताएं हैं, कविताएं किस भाषा में लिखी जाती थी? आधुनिक काल के काव्य में खड़ी बोली में, ब्रज भाषा में या फिर अवधी भाषा में या ब्रज और अवधी भाषा में? तो खड़ी बोली में लिखी जाती थी। आधुनिक काल में काव्य की जो कविताएं थी वे खड़ी बोली में लिखी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, चिंतामणि की भाषा कौन सी थी? चिंतामणि की भाषा ब्रज थी। चिंतामणि की कैसी भाषा थी? क्योंकि रीति काल तक हमारी ब्रज भाषा ही प्रयोग में आती थी, रीति काल में भी हमारी ब्रज भाषा ही थी। तो चिंतामणि जी जो हैं वो रीति काल के कवि हैं, तो वहाँ हमारी ब्रज भाषा ही थी। चलिए, अगला क्वेश्चन जो है वो है, प्रिय प्रवास का वर्ण्य विषय क्या था? प्रिय प्रवास का वर्ण्य विषय बताना है। कृष्ण का मथुरा प्रवास या सीता का करुणापूर्ण चित्र या फिर राम वनवास या फिर बुद्ध का गृह त्याग? तो यहाँ पर कृष्ण का मथुरा प्रवास, जब कृष्ण जी जो है गोकुल से कहाँ चले गए थे? मथुरा चले गए थे, तो मथुरा का प्रवास बताया गया प्रिय प्रवास में। चलिएगा आगे देखते हैं, कवि निराला ने किसे हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहा है? अमृता प्रीतम को, मीराबाई को, मन्नू भंडारी को, महादेवी वर्मा को? तो महादेवी वर्मा को कहा है इन्होंने। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पर देखिएगा, इन्होंने कहा कि तुलसीदास के निम्नलिखित ग्रंथों के रचनाकाल के अनुसार आरोही क्रम में लगाइए। जो हमारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है 145 क्वेश्चन है, तो इसमें पूछा जा रहा है कि तुलसीदास जी के जो ग्रंथ हैं ना, उनको हमें आरोही क्रम में लगाना है। ठीक है, और आरोही क्रम आप जानते हैं ना कैसा होता है, तो लगाइए फिर। चलिएगा आंसर दीजिए।
कौन सा आंसर होगा इसमें बताइएगा। तो फ्रेंड्स इसमें क्या है ना कि ये जो क्वेश्चन का आंसर है ये हमारे आयोग ने दिया ही नहीं, क्योंकि मेरे हिसाब से क्यों नहीं दिया होगा, क्योंकि इन रचनाओं का जो टाइम पीरियड है उसका कोई कंफर्मेशन नहीं है, इसीलिए इसको इग्नोर करने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है। तो चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको यहीं पर स्किप करते हुए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि इसमें मतलब ये जो रचनाएं फाइंड नहीं हो पाती कि किस टाइम पीरियड की रचनाएं हैं, उसका सन क्या है, तो फिर वहाँ तक कि उन रचनाओं का आंसर ऐसे दे नहीं पाते जो करेक्टली आंसर होता है। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 146। ठीक है, राम की शक्ति पूजा के विषय में कौन सा कथन असत्य है। तो राम की शक्ति पूजा के विषय में कौन सा कथन असत्य है, हमें बताना है कि राम की शक्ति पूजा के राम मानव अधिक हैं और ईश्वर कम, मानव अधिक हैं और ईश्वर कम। राम की शक्ति पूजा का सुझाव जामवंत ने दिया था। राम की शक्ति पूजा का कथन रामचरितमानस पर आधारित है। राम को रावण पर विजय वरदान देवी से प्राप्त हुआ। यहाँ सही आंसर है, राम की शक्ति पूजा का कथानक रामचरितमानस पर आधारित है, ये ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हिंदी में मुक्त छंद की पहली कविता लिखने का श्रेय किसे दिया जाता है। हिंदी में मुक्त छंद की जो पहली कविता है उसको लिखने का श्रेय प्रसाद को, निराला को, पंत को या फिर मैथिली शरण गुप्त को। तो जो हमारी मुक्त छंद की पहली कविता लिखी थी वो लिखी थी निराला जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। कबीर दास ने अपने रहस्यवादी और दार्शनिक विचारों की जो व्याख्या की, उसमें विचारों की व्याख्या किस में की है। कबीर दास जी ने, ये बताना है हमें, रामायणी में की है। दार्शनिक विचारों की व्याख्या कबीर दास जी ने किस में करी है, रामायणी में करी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। परिमल किसकी काव्य रचना है। परिमल काव्य रचना बतानी है हमें किसकी है। माखनलाल चतुर्वेदी, रसखान पंत या फिर निराला। निराला जी की है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस कवि का नाम पहले नाम गुसाई दत्त था। तो ये किसका नाम था गुसाई दत्त। हरिवंश राय बच्चन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, पंत जी, सुमित्रानंदन पंत या फिर धर्मवीर भारती। तो सुमित्रानंदन पंत का नाम पहले गुसाई दत्त था। अगला क्वेश्चन है। हिंदी के किस रचनाकार ने व्यंग को विद्या का दर्जा दिलाया है। व्यंग को क्या दिलाया, विद्या का दर्जा। हरिशंकर परसाई, ओम प्रकाश वाल्मीकि या फिर फजले हसनैन या फिर रविंद्रनाथ त्यागी। तो यहाँ पर हरिशंकर परसाई जी हमारा राइट आंसर है। आगे चलते हैं। अबे सुन बे गुलाब किसका प्रतीक है यहाँ। श्रमिक वर्ग का, पूंजीपति वर्ग का, बुद्धिजीवी वर्ग का या फिर राजनीतिक वर्ग का। तो गुलाब जो है वो बुद्धिजीवी वर्ग का प्रतीक है, पूंजीपति वर्ग का प्रतीक है गुलाब। यहाँ पर राइट आंसर पूंजीपति वर्ग होगा। अगला क्वेश्चन है। अरुण यह मधुमेह देश हमारा, यह पंक्ति किसकी है। ये जो पंक्तियां हैं मिथिलेश की हैं या फिर महादेवी वर्मा की, जयशंकर प्रसाद की, माखनलाल चतुर्वेदी। तो जयशंकर प्रसाद जी हमारे राइट आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छायावाद के 4 स्तंभों में से निम्नलिखित में से कौन एक नहीं है। अज्ञे, ये हमारा राइट आंसर है, इसमें अज्ञे नहीं है। अगला क्वेश्चन है। आंसू काव्य किस वर्ष प्रकाशित हुआ था। आंसू जो काव्य है वो 1914 में, 1925, 1930 या फिर 28 का प्रकाशित हुआ था। 1925 में प्रकाशित हुआ था। आंसू काव्य किसका है, जयशंकर प्रसाद जी का। अगला क्वेश्चन है। निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सही समानार्थी शब्द नहीं है। जो समानार्थी नहीं है वो बताना। कमल का, सतदल और देववृक्ष, सरसिज और उत्पल दिया है। तो सतदल, सरसिज और उत्पल यहाँ पर कमल के पर्यायवाची समान सब अर्थ वाले शब्द होंगे, लेकिन जो देववृक्ष है, देववृक्ष कमल का समानार्थी शब्द नहीं है। देववृक्ष यहाँ पर आंसर होगा, क्योंकि नहीं में आंसर बताना था। अगला जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द युग्म का सही अर्थ वाला विकल्प है। तो सही अर्थ वाला विकल्प यहाँ पर क्या होगा, अभ्युदय। अभ्युदय का हमें बताना है। तो अभ्य का मतलब क्या होता है, निडर। अभय का मतलब होता है निडर और उभय का मतलब होता है दोनों।
निम्नलिखित विकल्पों में से दिए गए शब्दयुग्म का सही अर्थ वाला विकल्प हमें बताना था। निडर और दोनों होगा अभ्युदय का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द का सही विलोम है, सही विलोम शब्द है। आगामी, आगामी का होता है गत। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। अधिक्य, मिलन, संभावना और निहत्था। तो अधिक्य में देखिए अधि उपसर्ग लगा है, धिक्य में आधिक्य हो गया ना, तो अधि उपसर्ग लगा है यहाँ पर, और यहाँ पर संभावना में भी सम उपसर्ग लगा है, निहत्था में भी नि उपसर्ग लगा है। तो यहाँ मिलन एक ऐसा शब्द है जिसमें उपसर्ग नहीं है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए समस्त पद के सही बहुवीरी समास का विकल्प है। किसका विकल्प बताना है? बहुवीरी समास का विकल्प बताना है। तो लंबोदर, लंबा उदर वाला, लंबा उदर का लंबा, या फिर उदर है लंबा, नहीं, उदर है लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी, ये बहुवीरी का है एग्जाम्पल। चलिए अगला क्वेश्चन हम करते हैं, और यहाँ पर हमारा डिसिप्लिन 4 आता है। डिसिप्लिन 4 में जो क्वेश्चन होंगे वो हमारे 161 से स्टार्ट है। देखते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। कटौती, संपोला, बैठा या फिर तिरोभाव। तिरोभाव यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा, तिरोभाव। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए शब्दों का सही समानार्थी नहीं है। अम्बु, अम्बु का इन्होंने क्षीर दिया है, क्षीर होता है अम्बु का। सलील भी होता है, वारी भी होता है, लेकिन फलक नहीं होता। फलक शब्द शंभु का समानार्थी शब्द नहीं है। क्या नहीं है भैया? फलक। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए समस्त पद के सही द्विगुण समास का विकल्प है। नवग्रह, नवग्रह में द्विगुण का मतलब क्या होता है? संख्यावाची। द्विगु का मतलब क्या होता है? द्विगु समास का संख्यावाची जो होता है। तो नवग्रह यहाँ पर क्या होगा? नौ ग्रहों का समूह, नौ ग्रह या फिर नौ का ग्रह या नौ से ग्रह नहीं, जिसमें समूह की, ग्रुप की बात की जाती है, नौ ग्रहों का समूह। तो पहला जो आंसर होगा यहाँ पर वही ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो दिए गए सही अनेकार्थी रूप वाला विकल्प नहीं है। तो यहाँ कौन सा नहीं होगा? देह, बाग, खेत, तीर्थ। यहाँ पर जो आंसर होगा हमारा वो होगा क्षेत्र का। क्षेत्र का हमें बताना था, देह भी होता है, खेत भी होता है और तीर्थ भी होता है, लेकिन बाग यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। और हमें आंसर जो देना था वो भी नहीं में ही देना था। तो चलिए आगे देखते हैं, पालनहार शब्द में कौन सा प्रत्यय है? पालनहार शब्द में हार प्रत्यय है, हार ही लिखा है इसमें, तो यही हमारा सही आंसर है, हार प्रत्यय है। पालनधन हार, पालनहार। अगला देखते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दयुग्म को सही अर्थ वाला, दिए गए शब्दयुग्म का सही अर्थ वाला विकल्प है। करकट और क्रकट, इसका हमें बताना है कि कौन सा आंसर इसमें सही होगा। कूड़ा किला, किला केकड़ा, कूड़ा केकड़ा और घर कान। देखिए जो करकट होता है, करकट, कूड़ा करकट बोलते हैं ना, कूड़ा करकट, तो ये तो कूड़े से निकलता है, कूड़ा करकट, तो ये कूड़ा का होगा। और क्रिकेट जो होता है वो केकड़े को बोलते हैं, क्रिकेट आ गया भाई, क्रिकेट करके क्रिकेट, तो ये केकड़ा होता है, यानी कि कूड़ा और केकड़ा इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, एक सेकेंड रुकिएगा, अब देखिए आप। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए सही विलोम, सही शब्द का विलोम है, जो नीचे दिए गए शब्द का सही विलोम है। उपकार, उपकार का विलोम क्या होता है? अपकार, पहला ही आंसर राइट है, उपकार का विलोम होता है अपकार। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्द का सही विलोम है? तो यहाँ पर अपकार राइट होगा, उपकार का। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। तो भाववाचक संज्ञा का बताना है, शैतानी, भ्रातृत्व, मित्रता, इनमें भाववाचक संज्ञा है, लेकिन शीतल, शीतल में भाववाचक संज्ञा नहीं है।
और नहीं में ही हमें आंसर देना था। शीतल में भाववाचक संज्ञा नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो समूहवाचक संज्ञा का सही विकल्प है। जो समूहवाचक संज्ञा का सही विकल्प है, तो भारत वृक्ष। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या देखना है? इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो समूहवाचक संज्ञा का विकल्प नहीं है, समूहवाचक संज्ञा का सही विकल्प है। तो यहाँ पर हमें सही आंसर बताना है, भारत वृक्ष दाल या भीड़। तो भीड़ यहाँ पर समूह का हमें आइडिया दे रही है कि भाई समूह भीड़ को ही तो बोलते हैं, एक ग्रुप हो गया यहाँ पर लोगों का। तो भीड़ यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार विश्लेषण के भेद का सही विकल्प हो। वह आदमी अच्छे से काम करना जानता है। वह आदमी क्या जानता है? अच्छे से काम करना जानता है। तो यहाँ पर हमें क्या बताना था? देखिए, हमसे यहाँ पूछा गया था विशेषण के भेद का सही विकल्प बताना था। वह आदमी, तो हमें यहाँ बताएंगे, या इस वाक्य में जो वह लगा है ये हमारा स्वर्णामिक विशेषण की बात कर रहा है, क्योंकि इसमें संबंध भी नहीं बताया जा रहा किसी का, और गुण भी यहाँ नहीं बताया जा रहा, ना ही यहाँ पर किसी परिणाम की बात हो रही। तो जो सही आंसर होगा वो स्वर्णामिक विशेषण का है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। हिंदी में पद कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी में जो पद हैं वे कितने प्रकार के होते हैं? 3 होते हैं, 5 होते हैं, 4 होते हैं या फिर 6 होते हैं? तो हिंदी में जो पद हैं वे 5 प्रकार के पद होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न वाक्य में कोष्टक में दिए गए जो पद हैं, पदों का परिचय वाला विकल्प हमें चुनना था। और पदों के परिचय वाला विकल्प यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं, इसमें दिया क्या है कि यह उसकी वही कार है जिसे कोई चुरा कर ले गया। यह उसकी वही कार है जिसे कोई चुरा कर ले गया। तो इसमें हम देखते हैं कि निश्चयवाचक सर्वनाम है, व्यक्तिवाचक है, संबंधवाचक। देखिए, कार का संबंध उसके मालिक से जोड़ा जा रहा है, उसकी वही कार है। कार किसकी है? उसकी है। तो यहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम होगा हमारा सही आंसर, संबंधवाचक सर्वनाम। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार सर्वनाम पदबंध का विकल्प हो। बिजली सी फुर्ती दिखाकर अपने बालक को डूबने से उसने बचा लिया। अपने बालक को डूबने से बचा लिया, बिजली सी फुर्ती दिखाकर। तो बिजली सी फुर्ती यहाँ पर हमें बताना है, पदबंध बताना है ना, स्वर्णामिक पदबंध। या फिर डूबने से बचा लिया, या फिर बालक को बिजली सी फुर्ती दिखाकर। ये हमारा जो है यहाँ पर वाक्य पदबंध है, स्वर्णामिक पदबंध है वाक्य में, कि बिजली सी उसने फुर्ती दिखाई और तब उसने अपने बालक को डूबने से बचा लिया। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो जातिवाचक संज्ञा का सही विकल्प है। तो हमें आंसर जो है वो जातिवाचक का सही विकल्प बताना है। तेल, परिवार, फूल, रामायण। तो बताइए, जातिवाचक का बात हो रही है, फूल यहाँ पर हमारा जातिवाचक, क्योंकि फूल कोई भी हो सकता है। रामायण तो हमारा व्यक्तिवाचक है। ठीक है, रामायण कैसा है? व्यक्तिवाचक है। और फूल क्या दिया इन्होंने यहाँ पर? जातिवाचक। गुलाब का फूल, भाई कमल का फूल, या फिर गेंदे वाला फूल। ठीक है, मैरी गोल्ड हो गया आपका, बहुत सारे फूल होते हैं, सदाबहार है। तो इस तरीके से ये जो फूल है हमारे जातिवाचक संज्ञा का बोध कराता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 175 है यहाँ पर। निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार सही क्रिया के भेद का विकल्प हो। क्रिया के सही भेद का विकल्प बताना है। हम कुली से बोझ उठवाते हैं। हम कुली से क्या करते हैं? बोझ को उठवाते हैं। तो यहाँ पर कोई काम जब हम खुद नहीं करते, किसी दूसरे के द्वारा काम को करवाया जाता है, तो वहाँ प्रेरणार्थक क्रिया होती है। ये क्वेश्चन प्रेरणार्थक क्रिया से, इस टाइप का क्वेश्चन कई बार आया है पेपर में। चलिए आगे देखते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया इंपॉर्टेंट है क्योंकि सकर्मक अकर्मक से यहाँ पर इतना क्वेश्चन नहीं बन रहे जितना प्रेरणार्थक से बन रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार क्रिया विशेषण का सही विकल्प है। रामलीला का मंच वही हो रहा है। वही क्या? वहाँ हो रहा है। रामलीला का मंच कहाँ हो रहा है? वहाँ हो रहा है। वहाँ यानी कि कैसा वाक्य बताया? काल नहीं है, रीति नहीं है, परिणाम नहीं है, स्थानवाचक, किसी स्थान की बात की जा रही है। तो वहाँ हो रहा है यानी स्थानवाचक वाक्य। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। नहीं में हमें आंसर देना है, यानी कि अमीरी भाव है भाई। अमीरी को ना हम छू सकते हैं ना देख सकते हैं, क्रोध को भी हम छू नहीं सकते, सच्चाई को भी नहीं छू सकते, लेकिन एक पंक्ति कतार हम लाइन को क्या करते हैं, देख सकते हैं कि यहाँ ऐसे लाइन बनी हुई है एक, इसको हम देख सकते हैं, लेकिन अमीरी को, क्रोध को और सच्चाई को नहीं देख सकते। अगला जो क्वेश्चन होगा हमारा वो होगा, निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो वाक्य के अनुसार सही संज्ञा पदबंध का विकल्प हो। तो हमें संज्ञा पदबंध का विकल्प बताना है। 4 ताकतवर मजदूर इस भारी चीज को उठा पाए। तो यहाँ पर क्या होगा, इस भारी चीज को नहीं होगा भैया, 4 ताकतवर मजदूर यही राइट आंसर है, क्योंकि इस भारी चीज को उठा पाए, कौन उठा पाए, 4 ताकतवर मजदूर, इनकी बात हो रही है, ना ही ताकतवर होगा खाली, ना मजदूर होगा। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार विशेषण का भेद का सही विकल्प हो। ज्वालामुखी की भीतरी सतह ज़्यादा गर्म होती है। ज्वालामुखियों की भीतरी सतह क्या होती है, ज़्यादा गर्म होती है, संबंधवाचक है यहाँ पर, और यही सही है क्योंकि ज्वालामुखी की उससे संबंध जोड़ा जा रहा है ज्वालामुखी से। ठीक है, उसकी कौन सी सतह है, भीतरी सतह की बात कर रहे हैं, वो ज़्यादा गर्म होती है तो संबंधवाचक होगा, सही आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार सर्वनाम के भेद का सही विकल्प हो। हमें सही आंसर बताना है। यह मेरी किताब है, वह तुम्हारी किताब है। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक या फिर निजवाचक, कोई सा नहीं बताया जा रहा भाई, इनसे संबंधवाचक यहाँ पर बताया जा रहा है, क्योंकि किताब का संबंध किससे हो रहा है, किताब को पढ़ने वाले स्टूडेंट से, कि यह मेरी किताब है भाई और ये वाली किताब भाई तुम्हारी है। ठीक है, तो यहाँ पर संबंध बता दिया किताब का किसके, कौन सी किताब का किसके साथ है। अगला चलिए डिसिप्लिन 5 आता है, और डिसिप्लिन 5 में भी हम क्वेश्चनों को यहाँ पर देखेंगे। तो चलिएगा यहाँ स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 181 से। दिए गए वाक्य के भेद का सही विकल्प चुनना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। जी हाँ, ये बताना है वाक्य कि क्या ये वाक्य संदेहवाचक है, नहीं है भाई, संदेहवाचक वाक्य है, नहीं है, संकेतवाचक भी नहीं है, संदेहवाचक भी नहीं है, और निषेधवाचक, निषेध तो ये है ही नहीं क्योंकि पॉजिटिव सेंस में है। ये विधानवाचक वाक्य है, ये एक समय पर ये बात हुई थी। ठीक है, भारत के वे प्रधानमंत्री थे, ये विधानवाचक वाक्य है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से वाक्य में उद्देश्य का सही विकल्प चुनिए। तो विकल्प चुनना है, दीपा की दादी बहुत अच्छी कहानियाँ सुनाती है। तो जो वाक्य है उद्देश्य बताना है हमें। देखिए वाक्य कितने भागों में बटा होता है, 2 भागों में बटा होता है, आपको भी पता है, और 5th क्लास से ये चीज़ें आ जाती हैं हमारे सिलेबस के अंतर्गत। उद्देश्य जो वाक्य है वो कितने भागों में बटा होता है, 2 भागों में बटा होता है। ठीक है, और 2 भागों में पहला क्या होता है, उद्देश्य होता है, और दूसरा होता है हमारा विधेय। ठीक है, दूसरा होता है विधेय। तो यहाँ पर दीपा की दादी जो है ये वाक्य का, और उद्देश्य हम बोलते किसको हैं, उद्देश्य जो हमारा सब्जेक्ट होता है, जो हमारा कर्ता होता है, उसको हम उद्देश्य बोलते हैं। बाकी पूरा सेंटेंस जो है हमारा विधेय के अंतर्गत आता है। बहुत अच्छी कहानियाँ सुनाती हैं, ये हमारा विधेय होगा, और दीपा की दादी जो है ये हमारा सब्जेक्ट है यहाँ पर। ठीक है, कर्ता है, कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है, दीपा की दादी के, उद्देश्य होगा ये। ठीक है, राइट ऑप्शन यही होगा। निम्नलिखित वाक्यों में उद्देश्य का सही विकल्प पहचानिए। अब मैंने आपको बता ही दिया, आपको यहाँ पर पहचानना है कि रोहन गृह कार्य करने के लिए अभी अपने मित्र के घर गया है। ठीक है, तो कर्ता कौन हुआ यहाँ पर, रोहन हुआ, यही सही आंसर है, क्योंकि यही हमारा उद्देश्य है। उद्देश्य की हमें पहचान करनी थी, बाकी सारा जो सेंटेंस है वो हमारा क्या है, वो हमारा विधेय है। ठीक है, ये याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और कई बार बने भी हैं। तो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित विकल्पों में मिश्र वाक्य को पहचानिए। मिश्र वाक्य पहचानना है। देखिए जब पहले वाक्य पर दूसरा वाक्य जो है आश्रित होता है तो वहाँ मिश्र वाक्य होता है। ठीक है, सुरेश ने काम किया और वह अपने घर चला गया। देखिए 2 अलग अलग साधारण वाक्य हैं, और साधारण वाक्यों को और, अथवा, परंतु इस तरह के जो संयोजक वर्ड होते हैं जिनको हम इंग्लिश में कंजक्शन बोलते हैं, उनसे अगर जोड़ा जाता है तो वहाँ पर क्या होता है, हमारा संयुक्त वाक्य होता है। और जब जैसे तो, जो, सो, जो करेगा सो भरेगा, इस तरीके से जो वर्ड होते हैं, बाहर अगर बारिश हो रही हो तो, देखिए यहाँ पर क्या आया है वो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर एक वर्ड आया है तो
छाता लेकर जाना, अगर बारिश हो रही है तो छाता लेकर जाना, ठीक है। तो डिपेंड किस पर कर रहा है, बारिश के आने पर। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर यही होगा, मिश्र वाक्य का यही एग्जाम्पल है। बाकी दोनों सिंपल सेंटेंस है कि रेलगाड़ी बहुत तेज चल रही है, मीना मीना जो है अच्छा गाना गाती है, ठीक है। गाना गति लिखा है यहाँ पर, गाती की जगह। चलिएगा आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से मिश्र वाक्य को पहचानिए। मैं बता चुकी हूँ आपको कि बाहर अगर बारिश हो रही है तो छाता लेकर जाना मिश्र वाक्य का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से संयुक्त वाक्य को पहचानिए। मैंने अभी संयुक्त वाक्य को पहचानने की जो आपको एक छोटी सी ट्रिक बताई है, आप उसके अकॉर्डिंग इसमें पहचान भी सकते हैं। देखिए, वह जो टोपी वाला बाबू है कहीं जा रहा है, ये तो नहीं होगा क्योंकि इसमें तो हमारी ट्रिक वाला यही नहीं है ऑप्शन। उसका काम बन जाए, ये एक वाक्य है और साधारण वाक्य है कि उसका काम बन जाए, ठीक है। इसलिए यहाँ पर देखिएगा जो इसलिए शब्द है, इसलिए वह किसी से सिफारिश कराने के चक्कर में है, एक वाक्य ये है। उसका काम बन जाए दूसरा वाक्य है और इसलिए शब्द से इसे जोड़ा गया है, तो यहाँ पर संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से विधेय का सही विकल्प चुनिए। विधेय भी आप पहचान सकते हैं। मैं अभी आपको बताया कि आप कुर्सी पर बैठकर बातें कर रहे हैं। देखिए बहुत आसान हो गया होगा आपको ये पहचानना कि आप जो है यहाँ पर हमारा उद्देश्य का काम करेगा आप, और बाकी जितना भी सेंटेंस है कुर्सी पर बैठकर बातें कर रहे हैं आपका विधेय होगा, ठीक है। सब्जेक्ट ही उद्देश्य होता है, बाकी पूरा सेंटेंस प्रेडिकेट होता है जो कि आपका विधेय कहलाता है हिंदी में। ये 5th क्लास का ही सिलेबस है यहाँ पर जो मतलब लिया जा रहा है। अगर 5th की आप ग्रामर की बुक पढ़ लो किसी बच्चे की NCERT की, तो वहाँ से ये चीज़ें कवर हो जाती हैं और मतलब पहचान जो बेसिक चीज़ है वो तो क्लियर हो जाती है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से सरल वाक्य का सही विकल्प चुनिए। जो सरल वाक्य पहचाना है, अभी हमने संयुक्त और मिश्र वाक्य पहचान लिए लेकिन सरल वाक्य आया है तो इसको भी देख लेते हैं। दीपक आया और थक कर सो गया। देखिए ये तो संयुक्त वाक्य का उदाहरण है, ओ से जुड़ा है। वह चला तो था लेकिन आधे रास्ते से लौट आया। जो देर से काम खत्म करेगा उसे सजा मिलेगी। देखिए ये डिपेंड है इस बात पर, ये मिश्र वाक्य का उदाहरण है, ये आपका संयुक्त का है, ये भी संयुक्त का है। और श्वेता नए कपड़े लेकर आई। तो जो सरल वाक्य का जो उदाहरण होगा हमारा, जो एग्जाम्पल दिया है इन्होंने, वो होगा श्वेता नए कपड़े लेकर आई। ये हमारा राइट आंसर होगा सरल वाक्य के लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित वाक्य में कोष्ठक में दिए गए शब्दों के उपवाक्य का नाम बताइए। कोष्ठक में जो शब्द दिए गए हैं, उपवाक्य जो दिए गए हैं, उनका हमें नाम बताना है। शिखा ने कहा कि वह कल एक नाटक देखने जा रही है। विशेषण उपवाक्य है या फिर संज्ञा उपवाक्य है या फिर क्रिया उपवाक्य है या आपका क्रिया विशेषण उपवाक्य है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा हमारा संज्ञा उपवाक्य होगा। संज्ञा उपवाक्य कैसे होगा? शिखा ने कहा कि वह, देखिए ये किसके लिए प्रयोग हुआ, ये हुआ है हमारे सब्जेक्ट के लिए, संज्ञा के लिए। तो यहाँ पर क्या होगा? संज्ञा उपवाक्य, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 188 है, निम्नलिखित वाक्यों में कोष्ठक में दिए गए शब्दों के उपवाक्य का नाम बताइए। तो शब्दों में ये तो हम बता चुके, यही वाला सेम क्वेश्चन है, संज्ञा उपवाक्य इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में विधेय का सही विकल्प पहचानिए, और ये आप खुद ही पहचानेंगे। युवराज ने 1 ओवर में 6 छक्के लगाए। तो युवराज क्या है हमारा? देखिए युवराज हमारा उद्देश्य है, और 1 ओवर में 6 छक्के लगाए, ये क्या होगा? हमारा विधेय होगा, ठीक है, प्रेडिकेट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से मिश्र वाक्य को पहचानिए। देख कितने सारे क्वेश्चन बने हैं मिश्र वाक्य से और विधेय से, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, माताजी खाना बना रही है, ये सरल वाक्य है। दिन ढल गया और अंधेरा हो गया, ठीक है, दोनों अलग अलग वाक्य हैं और संयुक्त वाक्य है। जब तुम 10वीं कक्षा अच्छे अंकों से पास हो जाओगे, ध्यान से देखिएगा, हो जाओगे तब, देखिए किससे जुड़े हैं यहाँ पर, पहचान जो मैंने आपको बताई वो बिल्कुल सही होगी। यहाँ पर देखिएगा जब और तब तुम्हें कॉलेज में दाखिला मिल जाएगा, ठीक है।
10वीं कक्षा अगर पास नहीं करोगे तो कॉलेज में दाखिला नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये कॉलेज में दाखिला मिलना किस पर डिपेंड करता है? ये करता है हमारा जब इस पर 10वीं कक्षा में पास होने पर। और विवेक काम से आया और थक कर सो गया संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। तो चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित वाक्यों में विशेषण उपवाक्य को पहचानिए। ये वही बच्चा सफल होता है, वही बच्चा सफल होता है जो मेहनती होता है। तो यहाँ पर हमें क्या बताना है? विशेषण उपवाक्य बताना है। ठीक है, कौन सा है? सफल है इसमें, या फिर जो मेहनती होता है? जो मेहनती होता है। ठीक है, बच्चा तो सफल होगा लेकिन कौन सा होगा? जो मेहनती होगा, ये विशेषण उपवाक्य है। ठीक है, राइट आंसर मेहनती होगा जो। आगे देखिएगा, जो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से, दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? उसको हम संधि कहते हैं। ये संधि की डेफिनेशन है। अगला क्वेश्चन, जब संधि करते समय विसर्ग के बाद स्वर या फिर व्यंजन के आने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग में कोई भी विकार आता है स्वर या व्यंजन के आने से तो वहाँ विसर्ग संधि होती है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्दों में प्रयुक्त संधि भेद का सही विकल्प चुनिए। प्रयुक्त संधि भेद का क्या चुनिए? सही विकल्प चुनिए। तो ये कहाँ है? उद्धन हारण, उत्धन हारण और उद्धन हरण, यानी कि बहुत छोटा छोटा सा डिफरेंस है। तो ये आप देखिएगा, उत्धन हरण होगा। उदाहरण का, ये किसका बनाया हमने? उदाहरण का बनाया है। और उदाहरण का क्या होता है? उत संधि उत्धन हरण, ये हमारा सही आंसर है, उत्धन हरण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि वाला विकल्प चुनना है। और संधि के जो विकल्प दिए हुए हैं, महाधन उर्मी, महो उर्मी। तो ए और उ मिलकर क्या बनाएंगे? महाधन उर्मी का क्या बनेगा? महो उर्मी बनेगा। ए, यहाँ देखिएगा, ए नहीं, यहाँ पर आ है, आधन उर्मी, बड़ा ऊ। तो ये क्या बनाएंगे? ओ बनाते हैं, मिलकर क्या बनाते हैं? ओ बनाएंगे। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा महो उर्मी। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि वाला विकल्प पहचानिए। नरधन ईश, नरधन ईश में हमारा क्या है? ये है ए, एक सेकेंड रुकिएगा, ए धन ई, ए धन बड़ी ई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए बन जाएगा। किसका एग्जाम्पल होगा ये? ए का। और इसे जो हम चिन्ह देंगे वो ये देंगे, नरेश, नरधन ईश नरेश। अगला होगा, नीचे दिए गए शब्द का सही संधि वाला शब्द सही संधि वाला विकल्प पहचानना है। मुनीस का, मुनिधन ईस। और मुनिधन ईस में छोटी ई और बड़ी ई मिलकर क्या बनाएंगे? बड़ी ई बनाएंगे। छोटी ई और बड़ी ई मिलकर क्या बनाते हैं? बड़ी ई बनाते हैं। और इसका जो सिंबल आएगा वो ये वाला आएगा, मुनीस। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि वाला विकल्प चुनिए। सुधन सुषुप्ति, सुषुप्ति, सुषुप्ति। तो यहाँ पर सुषुप्ति होगा, राइट आंसर 4। जो ये वाला से है ना, ये इसमें बदल जाएगा और कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, ये वाला से जो हमारा दंत सा है वो मूर्धा से में बदल जाता है, बस यही परिवर्तन होना है इसमें। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नीचे दिए गए शब्दों में प्रयुक्त संधि का भेद और विकल्प चुनिए। चतुष्पाद, तो इसमें होगा चतुधन पाद। इसमें यानी कि हमारा जो है श जो है वो स, ये जो आधा स है यो किस में बदल जाएगा? इधर आके विसर्ग में। ठीक है, और विसर्ग धन कोई भी व्यंजन, जैसे कि यहाँ पर पा आया तो पा, ये कोई भी आए लेकिन विसर्ग को क्या हो जाता है? श हो जाता है। व्यंजन के या स्वर के आने से विसर्ग के बाद कोई विकार उत्पन्न होता है तो वहाँ विसर्ग संधि होती है। नीचे दिए गए शब्दों में सही संधि वाला शब्द हमें पहचानना है। भानु धन उदय, तो यहाँ पर भानु उदय होगा। छोटा ऊ धन बड़ा ऊ मिलकर क्या बनाते हैं? बड़ा ऊ बनाते हैं। और इसका जो सिंबल होगा वो ये वाला। चलिए आगे, यहाँ हमारा ये ख़त्म हो जाता है। आज हम इतने ही रखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक नई क्लास के अंदर।
तब तक के लिए टाटा बाय बाय।